हाय गाइस, मैं इमरान सर। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर थर्ड मींस करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक छोटे से कॉन्सेप्ट को कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ साथ हम दो तीन रिलेशन भी देखेंगे, जो कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और हमारे पास ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ साथ दोनों कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ये रिलेशन भी काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं या फिर डेरिवेशन कभी एग्जाम में पूछा जाता है। पहले हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले हम ये चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस हमने पढ़ा हुआ है, 10th क्लास में भी पढ़ा था जो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है। लेकिन अब मैं आपको बताऊं, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर आर को एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्यों बोलेंगे, क्या होता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाता हूँ। हमने 10th क्लास में सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये मेरे पास दोनों टर्मिनल है, ए टर्मिनल, टर्मिनल बी यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहां से इलेक्ट्रिक करंट पास होना शुरू होता है, यहां पर आके ये एंटर करता है माइनस, यानी से प्लस टू माइनस मूव करता है। सो आउटसाइड द टर्मिनल जो भी मेरे पास रेजिस्टेंस होता है वो कैपिटल आर होता है। ये चीज ध्यान रखना है। इट मीन चीज मैं बोलूँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स, या फिर इलेक्ट्रोड्स से भी बताऊंगा क्यों, या फिर टर्मिनल्स के बाहर वाला जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है। अगर मैं बात करूं इंटरनल रेजिस्टेंस कहां होगा, जब मेरे पास करंट जो है मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव पर आने पर वो माइनस से प्लस भी तो मूव करेगा, यस करेगा। सो जो इन टर्मिनल्स के मिड में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वहां कुछ भी लेस अमाउंट में, थोड़े बहुत अमाउंट में रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली जनरेट होगा। सो यही रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसे हम स्मॉल आर बोलते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से। आपने ये वेट सेल कभी लैब में कभी ड्राइव किया होगा या इसकी प्रिपरेशन केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। ये मेरे पास इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। इस सॉल्यूशन को पता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट उन्हें बोलते हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। अब ये जो मेरे पास इलेक्ट्रोड की हेल्प से जो मेरे पास करंट फ्लो होगा, इंटरनल की बात करते हैं यहाँ पर, जो भी मेरे पास करंट फ्लो होगा उसी क्या बोलते हैं, करंट फ्लो होगा तो वहां पे रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। मैंने आपको बताया था जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे थोड़ा बहुत तो कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन्स में, उसी बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। लेकिन ये मैंने इसलिए भी बनाया है ताकि ईएमएफ वाला कॉन्सेप्ट भी हमारे इसके साथ साथ क्लियर हो जाए। आपको पता होगा जब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता तो यहाँ पर एक ईएमएफ जिसे हम बोलते हैं कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है जो हाई पोटेंशियल क्या करता है, मेजर करता है। जब भी किसी भी हमें कोई भी स्विच या फिर कोई बैटरी नहीं लगी, इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं है, तब तक मैंने कॉन्सेप्ट ईएमएफ वाले कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया था। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है आपको ध्यान रखना है, फ्लो ऑफ करंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, यानी इलेक्ट्रोड्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव के मिड में जो फ्लो ऑफ करंट्स होगा, मैंने बताया था करंट फ्लो होने पर कोई ना कोई रेजिस्टेंस जरूर होने वाला है, उसी बोलेंगे हम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस कैपिटल आर के कुछ इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, 4 इफेक्टिंग फैक्टर्स, चारों लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करे थे और 10th क्लास में भी हमने पढ़े हुए हैं। क्या क्या होते हैं वो एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था क्या, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, वहां पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है हमने। और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी, नेचर ऑफ मटेरियल अच्छा है तो रेजिस्टेंस लेस होता है, इसलिए इनवर्सली बोल सकते हैं हम। ये चीज ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट इनवर्सली लिख दिया है मैंने। अगर नेचर ऑफ मटेरियल मेरे पास अच्छी है, कॉपर है तो रेजिस्टेंस कम होगा। अगर आयरन हो जाता है तो ध्यान रखिए रेजिस्टेंस हाई होगा आयरन में, क्योंकि कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई होता है। इसलिए ये थे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने पीछे पढ़े हुए थे, रिवाइज हो गए। इंटरनल रेजिस्टेंस के भी कुछ इफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं, यस होते हैं। कॉन्सेप्ट के साथ साथ समझते हैं। पहला क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, फैक्टर अफेक्टिंग फॉर द इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन है हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स। जो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनकी नेचुरलिटी पे भी डिपेंड करता है इंटरनल रेजिस्टेंस। मींस अगर इलेक्ट्रोड्स का रेजिस्टेंस हाई हुआ तो ध्यान रखना है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई होगा, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। नेचर पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड्स की। सेकंड मेरे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स। अगर यही इलेक्ट्रोड्स की मिड की डिस्टेंस थोड़ी बढ़ जाए, मैंने यहाँ पर कोई बीकर लिया है, बीकर वाले को इतनी गैप ज्यादा हो जाए, मींस डिस्टेंस क्या है, मिड की सेपरेशन डिस्टेंस इंक्रीज हो जाए, तो आपको पता है जब चार्जेस को मूव करने में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। जब चार्जेस ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे तो उनमें कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सो ध्यान रखना है इंटरनल रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनकी डिस्टेंस के। ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इंक्रीज विद, अच्छा अगर इनके पास एक छोटा सा पॉइंट और भी है, जो मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जिसे हम बोलते हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा,
क्यों आपको बता देता हूँ। अगर टेम्परेचर मेरे पास बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या कहते हैं, जो इंटरनल रेजिस्टेंस मेरे पास आयंस होंगे ना, फ्लो होने में इजीली स्मूथली फ्लो हो सकते हैं। जब चार्जेस स्मूथली फ्लो होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और चार्जेस स्मूथली फ्लो होंगे तो करंट हमारा आराम से पास हो सकता है। इसलिए ये टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, ये ध्यान रखना है आपको। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इमर्स्ड। अच्छा, जो मेरे पास इलेक्ट्रोड्स है, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोड्स है, जितने ज्यादा इमर्स्ड होंगे मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में उतना ही अच्छा मेरे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उतना ही अच्छा। मतलब यार ज्यादा इमर्स्ड होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, कम इमर्स्ड होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ये ध्यान रखना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये पॉइंट। चाहो तो इसकी आप न्यूमेरिकली फॉर्म भी लिख सकते हो बनाकर। इन्होंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया इमर्स्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जितने भी ज्यादा इमर्स करते जाएंगे उतने रेजिस्टेंस मेरे पास कम होता चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये मेरे पास थे चारों इफेक्टिंग फैक्टर्स। 1 मार्क्स में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बेसिक से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं सेकंड क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें इसका यूज होगा, जहां पर हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी, मेरे पास ईएमएफ जिसे बोलते हैं, और इन सभी में रिलेशन क्रिएट करने वाले बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो देखते हैं वो कॉन्सेप्ट है क्या। सो हम देखेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके साथ साथ थोड़ा सा रिलेशन भी क्रिएट कर लेंगे। लेकिन पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। मैं आपको 2 एग्जांपल से अच्छे समझा रहा हूँ। जो बिल्कुल अभी अभी हमने किया उसमें क्या था कि उसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था। इट मींस जो मेरे पास सर्किट था वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा था। इस केस में ईएमएफ मेरा वी के इक्वल ही आता है। लेकिन आप जरा सपोज करना, थोड़ा सा जैसे मैं इसमें हाई पोटेंशियल डिफरेंस शो कर रहा है, जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर दूंगा, जब इलेक्ट्रिक करंट पास कर देंगे, लाइक ऐसे इलेक्ट्रिक करंट पास हो गया, डायरेक्शन आपको मिल गई। जब रेजिस्टेंस एक्सटर्नल तो है लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस भी वहां पर होने लगेगा, तो क्या होगा, ये मेरे पास टोटल V था, अब ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस भी होने लगा, तो क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि पहले तो सिर्फ V था, अब ये वाला भी होने लगा, तो अब थोड़ा कम हो जाएगा V हमारे पास। ये V इक्वल में इरोटा में से V डैश कम हो जाएगा, जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस था इसकी कंपैरिजन में थोड़ा कम आने लगेगा EMF। इसी को बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोबारा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं। क्या मेरे पास इस केस में जब कोई भी करंट पास नहीं हो रहा था, मेरे पास सर्किट कैसा था, बिल्कुल भी ओपन था, यानी कि करंट कोई भी पास नहीं हो रहा था। इसमें मुझे क्या होगा, EMF V आपस में इक्वल आते हैं। इट मींस हाई पोटेंशियल डिफरेंस शो करता है सर्किट। लेकिन जैसे ही मैं इसमें करंट पास कर दूंगा, जब करंट पास होने लगेगा, यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो टोटल में से मेरे पास जो है हाई शो कर रहा था पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी वजह से थोड़ा कम हो जाएगा। कम कितना होगा, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। मैंने V डैश मान लिया तो इसमें से V डैश माइनस कर देंगे। सो जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस आएगा V, इसी को बोलते हैं हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे V से डिनोट करते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन मेंशन कर दी है की पॉइंट्स के लिए। द पोटेंशियल डिफरेंस ड्रॉप लिखा है ना, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल where a current is being drawn from it is called terminal potential difference, जिसे हम V से डिनोट करते हैं, जिसका मैंने फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है। या फिर दूसरी लैंग्वेज हम कैसे बोल सकते हैं, बहुत अच्छी सुनिए, एक और सॉफ्ट है। ये मेरे पास R रेजिस्टेंस था और यहाँ पर मेरे पास सर्किट में कुछ भी नहीं था, करेंट इलेक्ट्रिक करंट नहीं था, तो EMF और V आपस में इक्वल आ रहे थे। अब मेरे पास R एक ही है, अगर R 2 होते तो दोनों को ऐड कर लेता, R1 प्लस R2। अगर मेरे पास अब R 2 आ गए तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सम करना पड़ेगा, माइनस वाला इधर आ गया प्लस का, तो EMF इक्वल में V प्लस डेल V। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ लो। जो मेरे पास EMF होता है वो टोटल कंप्लीट सर्किट का रेजिस्टेंस वो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे पास क्या होगा, एक्सटर्नल वाले का V, इंटरनल वाले का V डैश, दोनों का लिख लिया। अगर मैं इसी फॉर्मूले को यहाँ पर लाकर लिखते हैं, कॉन्सेप्ट को फॉर्मूले एक दो जनरेट कर दे, मीन्स थोड़ा से क्या इसका एक रिलेशन क्रिएट कर ले यहाँ पर हम। सो EMF इक्वल में क्या है मेरे पास, V प्लस डेल V। V आपको बहुत अच्छे से पता है, मेरे पास ये वाला रेजिस्टेंस है जिसे बोलते हैं R, ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस है। सो बाय ओम्स लॉ हमने क्या पढ़ा है, V इक्वल में IR पढ़ा है। सो V की वैल्यू पुट कर देंगे IR। V डैश के लिए क्या होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट तो यही फ्लो हो रहा है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। सो V डैश इक्वल में मैं क्या लिख लूंगा, I स्मॉल r, क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास क्या है, स्मॉल r। कुछ कॉमन है मुझे यहाँ पर, यस I कॉमन मिल रहा है, क्या रिमेन रहेगा, R प्लस R। ये मेरे पास इरोटा सेम एक फॉर्मूला है जो कि यूज होगा, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, EMF अपॉन में R प्लस R। ये फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, कुछ भी। अब हम डिफरेंट फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं अपनी न्यूमेरिकल में गिवन रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू रख सकते हैं, यहाँ से कुछ और वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक और फॉर्मूला आपको मैं क्लियर करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा EMF V रहने दिया, इसकी वैल्यू IR, सिर्फ इसे पुट कर लिया। ऐसे भी कर सकते हैं, प्लस चेंज इंटू माइनस, EMF इक्वल में माइनस R,
ऐसे भी कर सकते हैं। अब इसकी वैल्यू रख सकते हैं v इक्वल में आई आर, आई निकाल लेंगे, आर निकाल लेंगे, जैसी मुझे रिक्वायरमेंट होगी वैसे ही कर लेंगे कॉन्सेप्ट को। और भी एक आध और देखना है, जैसे कि मैं रखकर दिखा देता हूँ। ये सेम v इक्वल में आई आर होता है। अगर मुझे इस केस में आर चाहिए रेजिस्टेंस, तो मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, ऐसे करके हम चेंजेस कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट में। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे मुझे v चाहिए, v भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ से। कुछ और चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, स्मॉल आर निकालना है, स्मॉल आर भी यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, EMF प्लस चेंज इंटू माइनस, माइनस चेंज इंटू प्लस, स्मॉल आर आ गया, मल्टीप्लाई चेंज इंटू डिवाइड। तो देखो यहाँ से मुझे स्मॉल आर का भी फॉर्मूला आ गया। जो भी मुझे न्यूमेरिकल में रिक्वायरमेंट होगी मैं उसी का फॉर्मूला क्रिएट कर लूंगा। इस कॉन्सेप्ट को एग्जाम में डेरिवेशन के बेस पे भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है, डिफरेंस करना है, रिलेशन क्रिएट करना है। किस किस में रिलेशन क्रिएट करना है, मेरे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, EMF ऑफ द सेल, करंट या इंटरनल रेजिस्टेंस, कुछ भी आ सकता है, कोई भी पूछ सकता है वो, इसलिए काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। होप सो दोनों ही कॉन्सेप्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और उसके रिलेशन, सभी आपको अच्छे से क्लियर हो गए। वीडियो में पढ़ाए गए सभी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आने वाले सभी चैप्टर्स के नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। थैंक्स।